हेलो दोस्तों, लव फॉर फिजिक्स इन हिंदी के हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम चालू कर रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 4 पीजीटी फिजिक्स का, है ना, जिसमें हम देखेंगे यूनिट 1 बेसिक मैथमेटिक्स के अलावा हमारा यूनिट 2 वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो ये मैं हूँ आपका दोस्त लाभेश वैद, है ना। हम तैयारी चालू कर रहे हैं पीजीटी फिजिक्स की यूट्यूब के चैनल पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। हम कोशिश करेंगे कि सारा की सारा सिलेबस को कंप्लीट कराएं इसी यूट्यूब चैनल में फ्री माध्यम से। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, है ना। तो इसी के साथ मैं लेक्चर को चालू करता हूं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, आज देख लेते हैं हम ग्राफ, है ना। ग्राफ क्या होता है, कैसे होता है। ग्राफ हम जानते हैं कि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है ग्राफ का होना, है ना। हर जगह ग्राफ की इम्पोर्टेंस है फिजिक्स में, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं बेसिक लाइन का ग्राफ, है ना। लाइन क्या होती है, सरल रेखा, है ना। तो उसका ग्राफ देखते हैं। इसको दर्शाते हैं y = mx से, है ना। अगर ये लाइन जो है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, है ना, ये लाइन जो लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन अगर सेंटर से होके जाती है तो यहाँ पे c का मान 0 होता है। ये जो c दिख रहा है ना, इसका मान c का मान 0 होता है। ठीक है, और y जो दिखा रहा है y एक्सिस को, x दिखा रहा है x एक्सिस को, और m जो दिखा रहा है वो इस लाइन का स्लोप दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है दोस्तों, स्लोप दिखा रहा है ना। तो सेम ऐसे ही इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। स्लोप का मान अलग अलग होने से इसका थीटा का मान अलग अलग हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे c है, इसका मतलब क्या है कि y एक्सिस में 0 पे नहीं काट रही है, इंटरसेक्ट नहीं हो रही है 0 पे, ये कुछ डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट हो रही है, जिसको बोलते हैं c जो है हमारा वो है, क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो चलो, ये लाइन का ग्राफ हम देख चुके हैं बेसिक। अब देखते हैं हाइपरबोला का ग्राफ। ठीक है, हाइपरबोला को किससे दिखाते हैं, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x, है ना। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x से इसके ग्राफ को हम दिखाते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या मतलब निकल के आ रहा है, y जो है वो इन्वर्स है किसका, x का। y जो है वो इन्वर्स है x का। इसका मतलब क्या है, अगर x का मान बढ़ रहा है तो y का मान कम होगा, y का मान बढ़ रहा है तो x का मान कम होगा। तो इसका मतलब कि ऐसा कोई ग्राफ आ जाए जिसमें x का मान कम हो रहा है तो y का मान बढ़ रहा है, y का मान कम हो रहा है तो x का मान बढ़ रहा है, तो उसको हाइपरबोला का ग्राफ बोल देते हैं। इसका मतलब यही है कि अगर x 0 होगा तो y इन्फिनाइट होगा, और y 0 होगा तो x इन्फिनाइट होगा। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। हाइपरबोला हो गया। पैराबोला कैसे दर्शाते हैं, y इज इक्वल टू x के स्क्वायर से, है ना। इसका मतलब क्या है, अगर x का मान बढ़ रहा है तो y का मान उसकी दोगुना स्पीड से बढ़ेगा। ये देखो, इधर 1 चले तो ये 2 बढ़ जाएगा, इधर 2 चले तो ये 4 बढ़ जाएगा, इधर 4 चले तो ये 16 बढ़ जाएगा। ठीक है, इधर 10 बढ़े तो ये 100 गुना बढ़ जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, पैराबोला। तो जैसे जैसे x आगे बढ़ते जाएगा y किधर जाते जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाते जाएगा। तो इसी को बोलते हैं y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर का ग्राफ है, और ये x इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर का ग्राफ है। ठीक है, देखो अब आ गए हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ में। किस ग्राफ में, एक्सपोनेंशियल। ये मोस्ट IMP ग्राफ होते हैं, बार बार काम में आएगा एक्सपोनेंशियल। इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। इसको किससे दर्शाते हैं, y इज इक्वल टू a, कोई कांस्टेंट है, e की पावर kx से, e की पावर kx से, या e की पावर -kx से। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, हम जानते हैं कि e की पावर 0 कितना होगा, 1। किसी भी की पावर 0 मतलब कि 1 होगा। ठीक है, तो देखो अगर x इज इक्वल टू क्या है, 0 है, x इज इक्वल टू 0, तो e की पावर -0 मतलब e की पावर 0, और e की पावर 0 मतलब कि वो चीज़ 1। तो मतलब बचता क्या है, y इज इक्वल टू a, मतलब कि अगर x इज इक्वल टू 0 में इसका मान क्या होगा, y इज इक्वल टू a होगा। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मैं x को इन्फिनाइट रख देता हूँ, x को क्या रखूँगा, इन्फिनाइट रखूँगा, तो e की पावर -इन्फिनाइट मतलब कि e की पावर 0, e की पावर क्या हो गया, -0। देखो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू a, e की पावर, मैं क्या रख रहा हूँ, x को इन्फिनाइट, तो ये क्या हो जाएगा, -इन्फिनाइट।
ठीक है। तो e की पावर माइनस इन्फिनाइट का मतलब क्या होता है दोस्तों, जीरो। तो y की पूरा का पूरा मान क्या हो जाएगा, जीरो। तो जैसे जैसे ये x का मान आगे बढ़ेगा y का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा ग्राफ देखते हैं। दूसरे ग्राफ में क्या है, y इज इक्वल टू ए अंडर रूट ए, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ई की पावर माइनस के एक्स। इसका मतलब क्या है, अगर एक बार x को जीरो रखता हूँ तो y का मान क्या आ रहा है, जीरो, और x को इन्फिनाइट रखता हूँ तो y का मान क्या आ रहा है, a। इसका मतलब है कि इसका मान, जो y का मान है, वो जीरो से लेके a तक कहीं भी जा सकता है। इसको इस वाले फंक्शन से दर्शाया जा सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सर्कल का इक्वेशन देखो, ये ऐसा कोई इक्वेशन दिख जाए ना आपको, x माइनस समथिंग का स्क्वायर प्लस y माइनस समथिंग का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर, तो ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं सर्कल का इक्वेशन। ठीक है, जो x माइनस समथिंग है, y माइनस समथिंग है, ठीक है, ये होता है सेंटर। क्या कहलाता है ये, सेंटर कहलाता है उस चीज का। ठीक है, ये उस चीज का क्या कहलाता है, सेंटर कहलाता है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ द सर्कल x0 एंड y0 आर सेंटर ऑफ सर्कल, r इज रेडियस, जहां r क्या है, रेडियस है। ठीक है, ठीक, तो ऐसे क्या बन जाता है, एक सर्कल का इक्वेशन बन जाता है। इलिप्स का इक्वेशन कैसे बनता है, x का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको क्या बोल देते हैं, इलिप्स बोल देते हैं। जहाँ पे ये क्या कहलाता है, मेजर एक्सिस, ये क्या कहलाता है, माइनर एक्सिस कहलाता है। जो बड़ा वाला चीज़ होता है उसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, जो छोटा वाला होता है उसको माइनर एक्सिस बोलते हैं। इलिप्स में दो फोकस होते हैं, जो सन है, सन, यहाँ पे क्या होता है, सन, और जो अर्थ है इसके चारों ओर चक्कर काटता है। ये सेंटर पे नहीं होता है, ये फोकस पे होता है। ठीक है, ये किस पे होता है, फोकस में होता है। जैसे मैं आपको सर्च करके दिखाता हूं, देखिए ये इलिप्स के दो फोकस होते हैं, पहला फोकस और ये दूसरा फोकस होता है। ठीक है, वहां पे क्या होता है, सन होता है। तो एक मेजर एक्सिस होता है, एक माइनर एक्सिस होता है। तो ये वाले को यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस, और इसको क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक, ये इलिप्स। तो इसी प्रकार से हमारा यूनिट नंबर 1 बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट हो चुका है। मैं चाहता हूं कि आप बुक खोलें और रिवाइज करें बार बार। जब आप रिवाइज करेंगे, जब बुक खोलेंगे, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा दोस्तों, क्लियर होगा, है ना। आप चालू करते हैं यूनिट नंबर 2, वेक्टर। ठीक है, वेक्टर क्या होता है, ऐसी चीज जो दिशा के साथ साथ क्या बताए, मैग्नीट्यूड, या ये बोल सकते हो जो ऐसी चीज, ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या बताए, दिशा बताए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेक्टर बोलते हैं। हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं, सदिश बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वेक्टर होते हैं दो प्रकार के, पहला होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी, है ना। स्केलर क्या होता है, अदिश, है ना, अदिश, नाम से स्पष्ट है, अदिश, दिश मतलब दिशा, अ मतलब नहीं है। ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड है, दिशा नहीं है, ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड है, दिशा नहीं है, उसको क्या बोल देते हैं, अदिश राशि। ठीक है, हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना। वेक्टर, वेक्टर मतलब होता है सदिश, सदिश, नाम से स्पष्ट है, सदिश, ऐसा क्वांटिटी जिसमें दिशा हो, क्या हो, दिशा हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, दिशा होता है, उसको क्या बोलते हैं, सदिश क्वांटिटी। ये क्या फॉलो करता है, वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है ना। ये सिंपल अलजेब्रिक एडिशन को फॉलो करता है, ये वेक्टर लॉ ऑफ ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। ठीक है, कैन बी चेंज बाय द चेंजिंग मैग्नीट्यूड ओनली, चेंज बाय द डायरेक्शन और बोथ, मतलब किसी भी सदिश राशि में परिवर्तन उसके मैग्नीट्यूड में परिवर्तन करके लाया जा सकता है, दिशा में परिवर्तन करके लाया जा सकता है, दोनों में परिवर्तन करके लाया जा सकता है। लेकिन स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड में ही परिवर्तन करके उसमें परिवर्तन लाओगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, स्पीड, टाइम, मास, वॉल्यूम, करेंट डेंसिटी इत्यादि। इसका क्या होता है, फोर्स, वेलोसिटी, करेंट डेंसिटी, टॉर्क, है ना, ये सब। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें दिशा हो उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो आगे चलते हैं ना। देखो एक एग्जांपल है, क्या बोल रहा है,
इन वेक्टर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडिकेट ओनली डायरेक्शन। सिर्फ ये क्या बताते हैं, सिर्फ डायरेक्शंस को बताते हैं। अगर कोई चीज़ पॉजिटिव दिखा रही है जैसे कि 5 न्यूटन -5 न्यूटन, तो ये सिर्फ क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन को बता रहे हैं, है ना। सेम मैग्नीट्यूड है बट फोर्स अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसलिए उसमें क्या आ गया है, पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया है। जैसे कि +5 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है और -5 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है। एंगल बिटवीन वेक्टर, ठीक है, एंगल बिटवीन वेक्टर, वेक्टर के बीच में एंगल क्या होता है, देखो व्हेन टू वेक्टर्स आर प्लेस हेड टू हेड और टेल टू टेल देन स्मॉल एंगल बिटवीन वेक्टर इज कॉल्ड एंगल बिटवीन एंगल। अगर ये दो वेक्टर हैं, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, इनके बीच का एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर बोल देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं टाइप कितने प्रकार के होते हैं, वेक्टर्स के कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं, ये देखते हैं। देखो पहला होता है इक्वल वेक्टर। क्या होता है, इक्वल वेक्टर, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो वो इक्वल हो गया। पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड सेम हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन अगर सेम है, थीटा का मान क्या है, सेम है, ठीक, तो इसको पैरेलल वेक्टर बोल देते हैं। अपोजिट वेक्टर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, अपोजिट होगी, ठीक है। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम और डिफरेंट हो सकते हैं बट डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा अपोजिट होगी, ठीक है। ऑर्थोगोनल वेक्टर किसको बोलेंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर किसको बोलेंगे, जिसमें मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन एंगल क्या होगा, 90 डिग्री ऐसे होंगे। ये ए है तो ये ऊपर में क्या होगा, बी होगा, ठीक है। जीरो और नल वेक्टर किसको बोलते हैं, मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो और डायरेक्शन क्या होगा, एनी डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड 1 होगा, उसको क्या बोल देते हैं, यूनिट वेक्टर बोल देते हैं, और डायरेक्शन क्या होगी, जो उसकी मेन वेक्टर की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन होगी, ठीक है। चलो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, वेक्टर का कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, ये मोस्ट आईएमपी चीज है दोस्तों, बार बार काम आएगा आपको कहीं भी। इतना याद रखना, सिर्फ एकदम सिंपल सा बता रहा हूं, इसमें जो चीज जानने की है वो ये देखो कि ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है दोस्तों, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और ये एंगल बना रहा है थीटा एक्स कोऑर्डिनेट के साथ, क्या बना रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट के साथ एंगल बना रहा है, तो इस वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट के साथ में कॉस थीटा लग जाएगा। जिस तरफ एंगल बनाएगा उस तरफ कॉस थीटा लगेगा, जिस तरफ एंगल नहीं बनाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, साइन थीटा लगेगा, उसके पैरेलल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। तो एक्स में अगर थीटा बना रहा था तो ये एक्स वाला कॉस थीटा हुआ, वाई में बना रहा, वाई में नहीं बना रहा था इसलिए वो क्या हुआ, साइन थीटा हुआ। अब बोलोगे सर ये आया कैसे, तो ये आया कैसे, ऐसे निकाल सकते हो। देखो ये है हमारा, है ना, ये हमारा क्या था, एक्स एक्सिस था, ये क्या था, वाई एक्सिस था, और ये क्या था, वेक्टर था। ये थीटा एंगल बना रहा है, क्या एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ए है, ये क्या है, ए है, तो इसका एक्स कंपोनेंट निकालना है हमको। कैसे निकलेगा, देखो ये कौन सा एंगल है, थीटा। हम जानते हैं कि साइन थीटा कैसे बनाते हैं, कॉस थीटा कैसे बनाते हैं, लाल बटे कका, आधार बटे कर्ण को क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा निकाल दो। आधार क्या है इसमें, यही तो निकालना है हमको आधार, और कर्ण क्या है, ए। तो हमको क्या निकालना है, आधार का मान निकालना है, ए एक्स का मान निकालना है, कर्ण क्या है हमारा, ए, और ये क्या हो गया, कॉस थीटा। तो ए एक्स क्या हो जाएगा हमारा, ए कॉस थीटा। इसी प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, ये वाला भी निकाल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा निकाल लो। लंब बटे कर्ण, लंब क्या हो गया, ये हमारा लंब हुआ, लंब क्या हो गया, ए वाई अपॉन ए इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ए वाई क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये समझ में आया। दिमाग में सिर्फ इतना रखना है, जिस तरफ एंगल बन रहा है थीटा उस तरफ वाला क्या होगा, कॉस थीटा, उसके अपोजिट वाला क्या होगा, साइन थीटा, दैट्स ऑल। चलो आगे देखते हैं, है ना। देखो मैग्नीट्यूड क्या होता है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का। देखो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी हुआ ए, ठीक है, ये एक्स कंपोनेंट हुआ, ये वाई कंपोनेंट, ये जेड कंपोनेंट, ये इसके डायरेक्शन। तो कभी भी मैग्नीट्यूड निकालना है ना,
तो सब का रूट लिखोगे और सारे कंपोनेंट का स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी निकल जाएगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे होता है, देखो अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इनका रिजल्टेंट निकालना है ना, तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आर जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होगा, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, जहाँ पे थीटा 0 हो सकता है, थीटा 90 हो सकता है और 180 हो सकता है। 0 होगा तो cos 0 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब कि a प्लस बी। 90 होगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 180 होगा तो a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, ये वाले कंडीशन में क्या आएगा, a प्लस बी। ये वाले कंडीशन में क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अंडर रूट। ये वाले कंडीशन में क्या आएगा, a माइनस बी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन देखते हैं। ठीक है, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। देखो अगर a और b दो वेक्टर हैं, उनके बीच का एंगल थीटा है। क्या है, एंगल बिटवीन a एंड b आर थीटा। तो जो d होगा उनका सब्सट्रैक्शन कैसे निकलेगा, a माइनस बी। तो ये हमारा a माइनस बी निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, ये हमारा a माइनस बी निकालने का फॉर्मूला है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन दिए हैं, 0 होगा, 90 होगा, 180 होगा, तो क्या होगा, है ना। चलो देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन सेम एट 90 डिग्री में जो एडिशन होता है और सब्सट्रैक्शन होता है वो सेम होता है। ये प्रॉपर्टी जो वेक्टर हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, मतलब कि a में b को जोड़ो या b में a को जोड़ो आएगा वही। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, चाहे ब्रैकेट के अंदर में अगर n है मतलब बाहर में, तो na प्लस nb ऐसा होगा, दोनों में n का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर a में b को घटा रहे हो, ठीक है, तो b में a को घटाओगे तो वो सेम नहीं होगा, अलग अलग होता है। ठीक है, इसके अलावा देखो a और b है तो a प्लस बी करने के लिए क्या करोगे, a का x कंपोनेंट जुड़ेगा b के x कंपोनेंट के साथ, a का y कंपोनेंट जुड़ेगा b के y कंपोनेंट के साथ, a का z कंपोनेंट जुड़ेगा b के z कंपोनेंट के साथ। ठीक है, छठवां वाला देखो, इफ a प्लस बी होल मैग्नीट्यूड है ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू b का मैग्नीट्यूड, देन एंगल बिटवीन a एंड b क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो ठीक है, तो ऐसे इस प्रकार से हैं, अपन आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ काम का खास है नहीं। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ये मोस्ट IMP है, इन सबको आप पढ़ लेना है ना एक बार, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है, चलो डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, अगर a डॉट बी लिखा है इसका मतलब क्या होता है, a डॉट बी लिखा है इसका मतलब ये होता है कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b, मतलब कि ए बी कॉस थीटा, जहाँ पे a क्या है, a का मैग्नीट्यूड, b क्या है, b का मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन देम। ठीक है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन देम। ठीक है, तो b कॉस थीटा इज कंपोनेंट ऑफ b अलोंग a के अलोंग उसका क्या है, कंपोनेंट है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जैसे दो वेक्टर क्वांटिटी है a और b, उनके बीच डॉट प्रोडक्ट है, तो क्या लिखोगे, मॉड ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई मॉड ऑफ b इंटू कॉस थीटा। ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज स्केलर। अगर डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगा। डॉट प्रोडक्ट का आंसर हमेशा स्केलर क्वांटिटी आएगा, याद रखना आप लोग इस बात को। ठीक है, चलो देखो, i मल्टीप्लाइड बाई आई डॉट आई अगर हो रहा है तो वो 1 होता है हमेशा, j डॉट जे हो रहा है तो 1 होता है, k डॉट के होता है तो वो 1 होता है, i डॉट के हो, क्या हो, i डॉट के हो तो वो क्या हो जाता है 0, j डॉट आई हो तो 0 हो जाता है, k डॉट जे हो तो भी 0 हो जाता है। ठीक है, अब देखो a डॉट b है, a डॉट b, तो ये पूरा का पूरा a हुआ, ये पूरा का पूरा b हुआ, ये कैसे मल्टीप्लाई होगा,
आई वाले का मल्टीप्लाई आई के साथ होगा, जे वाले का जे के साथ होगा, के वाले का के साथ होगा, बाकी इसके अलावा सारी चीज़ें जीरो हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि आई का के साथ होगा तो जीरो ही हो जाएगा, सिंपल सी बात है। सिर्फ आई का होगा, जे का होगा, के का होगा, तभी वो 1 होगा, बाकी वाले में जीरो हो जाता है। तो ये क्या हो गया? हमारा प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट देखते हैं क्या होता है एप्लीकेशन। अगर हमको दो किसी भी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो ऐसे निकाला जा सकता है। वो कैसे? ए डॉट बी है तो ए बी कॉस थीटा निकाल लो, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए डॉट बी डिवाइड बाई ए का मॉड अपॉन बी का मॉड। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको एंगल बिटवीन दोनों के बीच का एंगल निकल जाएगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर चेक करना है तो भी निकाल सकते हो, उसका उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, अगर 1 आ गया इसका मतलब क्या था? ये वो यूनिट वेक्टर था। ठीक है, टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर, कंपोनेंट निकालना है। कंपोनेंट निकालना है तो क्या कर दो? ए डॉट बी के साथ में उसके अलावा जो प्रोडक्ट था उसको डिवाइड कर दो, तो कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए निकल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं। अभी देखिए डॉट प्रोडक्ट जस्ट वैसा ही होता है क्रॉस प्रोडक्ट, बट याद रखना इसमें किससे दर्शाते हैं? क्रॉस से दर्शाते हैं। वहाँ पे कॉस थीटा आ रहा था, यहाँ पे साइन थीटा आएगा। साथ में ये याद रखना कि जो रिजल्ट आ रहा था उसमें क्या आ रहा था? वेक्टर क्वांटिटी। इसमें जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर क्वांटिटी, इसमें जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी आएगा। उसमें क्या आ रहा था? स्केलर क्वांटिटी आ रहा था। यहाँ पे एन कैप करके एक यूनिट वेक्टर और लग जाएगा, जो एन का डायरेक्शन होगा, है ना, ये यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होगा, वो ए और बी दोनों के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन। यानी कि देखो अगर ये इधर ए है इधर बी है तो जो ए और बी जो निकलेगा, ए क्रॉस बी, ये दोनों के क्या निकलेगा? परपेंडिकुलर निकलेगा। इसका मतलब क्या होगा? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है इसका मतलब ए क्रॉस बी जो है ए और बी के परपेंडिकुलर है, तो किसी भी परपेंडिकुलर के बीच में ए के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, ए के परपेंडिकुलर के साथ जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि थीटा 90 हो जाएगा और कॉस 90 क्या होगा? हमेशा जीरो होगा। ठीक है, वैसे ही बी के साथ करोगे तो भी जीरो हो जाएगा। ये देखो कुछ नियम से इसके देख लेते हैं। आई का आई के साथ करोगे, जे का जे के साथ, के का के साथ, तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। जस्ट अपोजिट है डॉट प्रोडक्ट से। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के साथ जो होता था उसके जस्ट क्या है? ये अपोजिट है ये वाला। ठीक है, और देखो आई का जे के साथ करोगे तो के आएगा, जे का आई के साथ करोगे तो माइनस के आएगा। ठीक है, जस्ट साइक्लिक ऑर्डर में चलता है। ये कैसे चलता है? साइक्लिक ऑर्डर में। जैसे कि देखो आई का जे के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा? के, है ना, के का आई के साथ करोगे तो जे, जे का के साथ करोगे तो आई आ जाएगा। और जस्ट अगर उल्टे रिवर्स डायरेक्शन में चलोगे एंटी क्लॉकवाइज तो साथ में क्या लिखना पड़ेगा आपको? माइनस लिखना पड़ेगा। जैसे देखो जे का आई के साथ किया उल्टा तो क्या आ जाएगा? माइनस के, ऐसा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी निकालना है तो कैसे निकलेगा? देखो आप लोग देखो, ए क्रॉस बी निकालना है ना, तो उसको निकालने के लिए ऐसा लेते हैं, एक मॉड लेते हैं। मॉड के अंदर में आई जे के का मान रखते हैं, ए एक्स रखते हैं, ए वाई रखते हैं, ए जेड रखते हैं। ये सब किसके हैं? वेक्टर ए के हैं। ये सब किसके हैं? वेक्टर बी के हैं। ये सब एक्स कंपोनेंट का है, ये वाई कंपोनेंट का है, और ये किसका है? जेड कंपोनेंट का है। ठीक है, तो अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं? आई को लिखोगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ, मतलब कि ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। ठीक है, माइनस जे करोगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। ठीक है, के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा? के साथ करोगे तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। ऐसे ये क्या हो गया? इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकल गया। याद रखना बीच वाले को हमेशा क्या रखोगे? निगेटिव रखोगे, अदरवाइज आंसर क्या आएगा? गलत आएगा। ठीक है दोस्तों, चलो देखो क्या बोल रहा है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। क्या बोल रहा है? मॉड है ए क्रॉस बी का इज इक्वल टू √3 ए डॉट बी। तो हमको एंगल निकालना है ए और बी के बीच का। ठीक है, तो दोस्तों देखो ये क्या है क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन में क्या लिखा है? ए क्रॉस बी का क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है ए और बी का। तो इसको क्या लिख सकता हूँ? मॉड ए
मॉड बी, और क्रॉस प्रोडक्ट में आता है साइन थीटा, इसके अलावा √3, है ना। इसके अलावा मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ए और बी दिया हुआ है ना, तो ए क्रॉस बी दिया हुआ है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, मॉड ए मॉड बी, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, है ना। डॉट प्रोडक्ट है इसलिए कॉस थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट था इसलिए साइन थीटा। देखो मॉड ए मॉड बी दोनों में है, कट जाएगा, इस साइन थीटा के डिवाइड में कॉस थीटा ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। इसको क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू √3। तो थीटा का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे 60, क्योंकि टेन 60 पे ही ये क्या होता है, √3। तो ए और बी के बीच में एंगल कितना था, 60। मतलब कि अगर ये ए रहा होगा तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना रहा होगा, 60 डिग्री रहा होगा। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखो अब नेक्स्ट चलते हैं डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के बाद में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की ओर। क्या देखते हैं हम, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की ओर। देखो ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये दोनों क्रॉस है, क्रॉस करोगे तो यहाँ पे जो आएगा वो वेक्टर ही होगा, और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दोगे, वेक्टर किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने पे क्या आता है, स्केलर ही आता है। इसलिए ये क्या बन गया, इन ट्रिपल प्रोडक्ट क्या बन गया, स्केलर क्वांटिटी बन गया। क्यों, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट था, इस क्रॉस प्रोडक्ट का क्रॉस करोगे, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, हमेशा वेक्टर क्वांटिटी आएगी। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के साथ में उसका डॉट प्रोडक्ट कर दोगे, वो हमेशा क्या बन जाएगा, स्केलर क्वांटिटी बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये जो ट्रिपल प्रोडक्ट है क्रॉस डॉट वाला, वो क्या होता है, स्केलर होता है। ठीक है, इफ एनी ऑफ ए बी सी बिकम पैरेलल देन आर विल बी 0। अगर ए बी सी कोई भी पैरेलल हो जाएंगे तो आर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, देखते हैं हम क्या दिया हुआ है। ए का मान ये दिया हुआ है इज यूनिट वेक्टर। ए को क्या बोल रहा है वो, कि ये यूनिट वेक्टर है। बी का मान ज्ञात करो। ए यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब ही सिंपल सा हो गया कि जो ए एक्स का एक्स कंपोनेंट है उसके साथ वाई ए वाई का वाई कंपोनेंट, मतलब ए का वाई कंपोनेंट का स्क्वायर करके रूट कर दूंगा तो भी उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो 0.6 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 1। इसको इधर भेज देता हूँ, 0.6 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.6, 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.64, है ना। और ये b कितना आ जाएगा, फिर 0.8 आ जाएगा आंसर। तो हमारे लिए फिर अब a क्या बन गया, a इज इक्वल टू बन जाएगा 0.6 a आई कैप प्लस 0.8 जे कैप। ये क्या बन गया आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वाला लेक्चर नंबर 4 क्या होता है दोस्तों, कंप्लीट होता है। इस यूनिट में हम लोग क्या देखें, बेसिक ग्राफ्स के बारे में देखे हैं, उसके अलावा वेक्टर्स के बारे में देखे हैं। अब हम आपसे क्या उम्मीद करते हैं, आप जाइए बुक खोलिए और पढ़िए दोस्तों, है ना। कौन सी बुक पढ़ना है आपको, जो क्लास 11th-12th की जो फिजिक्स से आप पढ़े हैं जिस भी बुक से, वही बुक पढ़ना है, उसी से क्वेश्चन लगाने हैं। सबसे बेस्ट है युगबोध प्रबोध की बुक, है ना। इसके अलावा मैं क्या बोलना चाहूँगा दोस्त, आप हमारे चैनल लव फॉर फिजिक्स इन हिंदी को लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे हम उतने ही जल्दी नया वीडियो लाएंगे। जितने ज़्यादा लाइक मिलेंगे, जितने ज़्यादा कमेंट मिलेंगे, हम कोशिश करेंगे कि नए वीडियो जल्द से जल्द लाएं। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है ना, जिससे मैं आपके लिए रोज़ाना नए वीडियो ला सकूँ। थैंक यू दोस्तों।